हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेम्स आई स्टैटिक। सो हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज से कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज लेक्चर नंबर 12। और जैसे आपको पता है, जो लोग रेगुलर हैं दे नो दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द इंडियन कल्चर, द इंट्रोडक्टरी पार्ट। और हमने कंप्लीट कर लिया है कल्चर थ्रू द एंशिएंट इंडिया टाइम्स एंड थ्रू मिडियावल। और पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था मॉडर्न इंडिया के कल्चर से, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया था कि इंडिया में किस तरीके से यूरोपियंस आए थे एंड हाउ द ब्रिटिश टुक कंट्रोल, द 3 phases वी सॉ। और उसके बाद में उन्होंने कई सारे जो डेवलपमेंट्स इंडिया में शुरू किए थे विच वर एक्चुअली फॉर देयर ओन बेनिफिट, है ना। तो जैसे हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्ट, ये सारी चीजें उन्होंने किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इंट्रोड्यूस करी थी। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो ये मॉडर्न इंडिया है, इसका जो पीरियड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। ओके, 18th और 19th सेंचुरी में मेनली देखेंगे। इसका आपको मैं बता दूं ये चीज हम क्यों देखेंगे। सो द रीजन इज कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा पार्ट हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ते हैं अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स। तो वो रिफॉर्मर्स क्यों आए, व्हाट वाज द एक्चुअल कंडीशन जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। तो इसकी वजह से हम पढ़ेंगे कि एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या थी। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप लोग लाइक कर ही दीजिए वीडियो को। तो देख रहे हैं तो लाइक कर ही सकते हैं, एक लाइक दे दीजिए एंड प्लीज शेयर द वीडियो। एंड आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट व्हाट वी आर करेंटली स्टडिंग इज द आर्ट एंड कल्चर फेजेस, मतलब क्या अलग अलग पीरियड्स में रहा था, राइट। इसमें अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो मेन, जैसे हम लिटरेचर के कंपोनेंट्स देखते हैं, पेंटिंग वगैरह देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं, ये सारी चीजें हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये आपकी केवल एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर मेंस एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो इकोनॉमिकली सबसे पहले अगर हम देखें इंडिया के बारे में, 18th सेंचुरी की कंडीशंस हम देख रहे हैं। सो इकोनॉमिकली वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि रूलर्स जो थे देवर कंटिन्यूअसली एट वॉर, इसलिए कोई भी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं देता था। सो देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, ऑल्दो ज्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर द फॉरेन ट्रेड फ्लरिश्ड। खासकर मुगल्स के अंडर हमने देखा था कि इट वॉज फ्लरिशिंग अंडर मुगल्स। तो मेन हमारे कॉम्पोनेंट्स क्या थे इस टाइम पे भी, वी इम्पोर्टेड pearls, raw silk, wool, dates, dried fruits. All these were imported from the Persian Gulf region. तो पर्शियन गल्फ रीजन से हम काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, ये सारी चीजें मंगा रहे थे। देन वी इम्पोर्टेड कॉफी, ये भी इस टाइम पे इम्पोर्ट की जाती थी। गोल्ड, ड्रग्स एंड हनी, ये सब कहां से आता था, दिस केम फ्रॉम अरेबिक रीजन, अरेबिया से। एंड वी ऑल्सो इम्पोर्टेड टी, पोर्सिलन, सिल्क फ्रॉम, कहां से आएगा, चाइना से। देन देवर लग्जरी गुड्स, और लग्जरी गुड्स कहां से आते थे, दीज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम सिंगापुर, इंडोनेशियन आइलैंड्स, अफ्रीका एंड यूरोप एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ तिब्बत, राइट। अब ये तो थे हमारे इम्पोर्ट्स। हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा चलता था। सो व्हाट ऑल वी एक्सपोर्टेड रॉ सिल्क एंड सिल्क फैब्रिक, बोथ रॉ सिल्क एंड सिल्क फैब्रिक। वी एक्सपोर्टेड इंडिगो, शुगर, पेपर, स्पाइसेस मेनली हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। एंड ऑल्सो आर कॉटन टेक्सटाइल्स, हमारे जो कॉटन के टेक्सटाइल्स थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहीं से ये ट्रेड शुरू करेंगे यूरोपियंस भी। लेकिन अब बात क्या है कि बैलेंस जो था ट्रेड में वो बहुत सही था, देयर वाज बैलेंस ऑफ ट्रेड, बट अगेन देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट। एंड व्हाट वाज द रीजन, वही जो एग्रीकल्चर में नॉन इम्प्रूवमेंट का रीजन था, दैट वी वर एट कॉन्स्टेंट वॉरफेयर, आवर रूलर्स वर एट कॉन्स्टेंट वॉरफेयर। और ये जो वॉरफेयर रहता था ये दोनों इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली चल रहा था। लाइक इंटरनली देवर रिवोल्ट्स ऑफ
Sikh, Jats and Marathas. And externally, there were foreign invasions. ये 18th century की ही बात कर रहे हैं. So foreign invasions of like Nadir Shah in 1739 AD and also of Ahmad Shah Abdali. ये कौन से साल में हुआ था? 1761 में, राइट? लेकिन 18th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो ट्रेड था, मतलब हालांकि बैलेंस था, बट इट इंक्रीज्ड, द ट्रेड इंक्रीज्ड विथ अ फ्यू कंट्रीज लाइक द यूरोपियन कंट्रीज. फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ, पोर्चुगल एंड स्पेन के साथ जो ट्रेड था वो बढ़ा था. एंड व्हाट दीज कंट्रीज डिड, हम इनको ट्रेड दे रहे थे और ये बदले में क्या कर रहे थे? ये बदले में इन्होंने हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की. दे क्रिएटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. मतलब उनकी ट्रेड कंडीशंस ही इस तरीके से रहती थी दैट इट लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी. एंड दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग. अब सोशली देखिए, ये एक हमने एक ब्रीफ में इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देखा. नाउ इफ वी सी सोशली, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी थी सोसाइटी. देयर वाज नो यूनिटी ऑफ पैटर्न. यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ना कल्चरल लाइफ में और ना ही सोशल लाइफ में. और बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी एंड द डिवीजन वाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ट्राइब, लैंग्वेज, कास्ट. हर तरीके से काफी ज्यादा डिवाइडेड थी हमारी सोसाइटी. और कास्ट रूल्स बहुत ज्यादा रिजिड थे एंड दे वर ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर. दे वर ऑब्जर्व्ड इन मैटर्स ऑफ मैरिज. आपकी क्या डाइट रहनी चाहिए, आज भी है, राइट? इंटर डाइनिंग और चूजिंग योर प्रोफेशन. एंड अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, इन दैट केस यू वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द सोसाइटी. आउटकास्ट कर दिया जाएगा आपको. सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी. और बाकी एस्पेक्ट्स यदि देखें, इफ वी सी आर डेवलपमेंट इन साइंस एंड मैथ्स, तो ये काफी ज्यादा अभी नेग्लेक्ट होने लगा था. जब बाकी चीजों में ध्यान बटेगा सोसाइटी का, तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट थोड़ा कम होने लगेगा, राइट? तो साइंस एंड मैथ्स वर नाउ नेग्लेक्टेड. हमने वेस्ट में जो काफी ज्यादा एडवांसेस हो रहे थे उसके लिए भी हम इग्नोरेंट थे. वी वर इग्नोरेंट ऑफ द एडवांसेस इन वेस्ट. ऑल्दो वी हैड बीन अ क्वाइट रिच सोसाइटी, मतलब काफी ज्यादा लर्नेड सोसाइटी रही थी एंड मच बिफोर द वेस्टर्न कल्चर. लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा जो सोसाइटी में थी वो था द टीचर्स वर रिस्पेक्टेड अ लॉट. और यही हम देखेंगे कि जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, दे एक्टेड एज गुरुज. यही चीज भक्ति मूवमेंट में भी हमने देखी थी. सो टीचर्स का रिस्पेक्ट इतना था कि वो गुरु शिष्य परंपरा जो थी वो काफी ज्यादा प्रिवेलेंट थी इंडिया में. एंड स्टूडेंट्स वर टॉट रीडिंग. क्या क्या चीजें उस टाइम पे मेनली सिखाई जाती थी? रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक. साइंस वगैरह अभी नहीं आया था. गर्ल्स जो थी उनका स्कूल जाना बहुत कम हो गया था. दे सेल्डम वेंट टू स्कूल. और जो एजुकेशन थी वो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं था. इट वाज नॉट पेट्रनाइज्ड बाय स्टेट. जो लोकल रूलर वगैरह रहते थे या इस तरीके के जो चीफ्स वगैरह रहते थे वही थोड़ा बहुत एजुकेशन के लिए एनकरेज करते थे. ओनली लोकल रूलर्स और द मेंबर्स ऑफ कोई रिच, जो जैसे अरिस्टोक्रेट्स वगैरह होते थे, ये थोड़ा बहुत पेट्रनाइज करते थे स्कूल्स वगैरह को. और जो भी मतलब कॉन्ट्रीब्यूटर्स काफी वो रहते थे थोड़े रिच टाइप के. हिंदू मुस्लिम रिलेशंस इस टाइम पे देखें, ये अभी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम ये भी आगे फिर एस्पेक्ट देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से इसमें किस तरीके से डिविजन्स हुए. सो द हिंदू मुस्लिम रिलेशंस वर वेरी फ्रेंडली एट दिस टाइम. Because now by this time they had become a part of the Indian society. There was religious tolerance. जो wars होते थे इस टाइम पे मेनली they were political and selfish. वो रिलीजन की वजह से नहीं होते थे, उनके बस पॉलिटिकल रीजंस होते थे. एंड इनफैक्ट दे बोथ फॉलोड ईच अदर रिलीजन एस्पेक्ट्स एज वेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदूज जो थे तो उनमें से कई लोगों को दे हैड फेथ इन मुस्लिम सेंट्स. हमने ये देखा भी है कि सूफी सेंट्स में को काफी ज्यादा फॉलो करते थे हिंदूज. एंड सिमिलरली मुस्लिम्स हैड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर हिंदू गॉड्स एंड
saints. और रैदर मतलब ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवीजन की जगह पे जो डिवीजन था वो क्लास बेस्ड था. तो अपर क्लासेस जो थी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स उनमें काफी चीजें कॉमन थी और लोअर क्लासेस ऑफ हिंदूज और मुस्लिम्स में ज्यादा चीजें कॉमन थी. मोर थिंग्स इन कॉमन rather than with lower classes of their own community. ये जिस तरीके से आपको बताया जाता है कीप राइटिंग द नोट्स. आपको पता नहीं चलता है, जब आप सुनते हो तो आपको जरूर रिटेन होता है, बट व्हेन यू राइट सो यू आर लिसनिंग फर्स्टली, देन यू आर थिंकिंग अबाउट इट एंड देन यू आर राइटिंग. तो वो आपका है ना 2-3 बार वो वहीं पे रिविजन हो जाता है और आपके दिमाग में चीज बैठ जाती है. इसलिए प्लीज कंटिन्यूअसली नोट्स लिखते रहा कीजिए. अब इसी तरीके से अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो इस टाइम पे सोशल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, खासकर विमेन की हम देखेंगे तो लाइक गर्ल चाइल्ड का जो बर्थ होता था वो अपने आप में अनफॉर्चुनेट माना जाता था. ये चीज अभी भी आपको देखने को मिलती है बट इट इज एट मच लोअर लेवल. दे वर मैरिड इन चाइल्डहुड. पहले तो उसका जन्म ही मतलब अनफॉर्चुनेट है, उसके बाद में फिर उसका चाइल्डहुड में ही उसकी शादी हो जाती है. एंड देन देयर वाज पॉलीगैमी परमिटेड. मतलब आप देखिए कितने सारे डिफेक्ट्स थे सोसाइटी में ऑल रिलेटेड टू विमेन इटसेल्फ, राइट. तो पॉलीगैमी भी परमिटेड थी. अब विमेन को तो ना कोई हक था प्रॉपर्टी का और ना ही वो डिवोर्स ले सकती थी. नो राइट टू प्रॉपर्टी और डिवोर्स. तो अब चाइल्डहुड में शादी कर देंगे और पॉलीगैमी अलाउड है, यानी जो मतलब बड़े बूढ़े रहते थे वो कई सारी शादियां कर लेते थे. तो उनकी मतलब कई बार वाइफ जो होती थी बहुत इन्फेंट भी रहती थी. ओके. एंड देयर वाज कंडीशन ऑफ परपेचुअल विडोहुड. परपेचुअल का मतलब क्या होता है, दैट इट कांट बी रिवर्स्ड, यानी कि आप शादी नहीं कर सकते थे. मतलब द विडोज वर नॉट अलाउड. सो दिस वाज स्पेशली प्रिविलेंट इन दी अपर कास्ट. तो ये चीज बताते हैं कि उस टाइम पे मतलब एजुकेशन का लेवल भी कितना लो था. देन विडोज के और दूसरे सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. फॉर एग्जाम्पल दे कुडंट वेयर कलर्ड क्लॉथ्स. व्हाइट ही पहनना है. एंड दे कुडंट अटेंड, मतलब कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन जैसे रहता था मैरिजेस वगैरह वो नहीं अटेंड कर सकते थे. व्हाई? बिकॉज देयर प्रेजेंस वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस. ये सारी चीजें आपको मूवीज और टीवी भी आप देखते हो ना, जो उस टाइम का आप ये सारे कई बार हिस्टोरिकल जो आते हैं सीरीज वगैरह, उसमें भी आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं. सो देयर प्रेजेंस वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस. और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बूढ़े भी कई सारी शादियां कर लेते थे, तो मेनी अ टाइम्स द इन्फेंट गर्ल्स ऑल्सो बिकेम विडोज. मतलब अभी कुछ बॉडी अभी डेवलप नहीं हुई है, कुछ एजुकेशन नहीं मिली है, कुछ अभी समझ नहीं है किसी चीज की, बट दे ऑलरेडी बिकेम विडोज. एंड देयरफॉर दे वर ऑल्सो कंडेम्ड टू परपेचुअल विडोहुड. मतलब कभी दोबारा शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बचपन में ही अभी उसको समझ भी नहीं थी, बट शी बिकेम विडो. ओके. तो इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे सोसाइटी की. एंड ऑब्वियसली देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज. एंड इंटर डाइनिंग अलाउड नहीं थी. लोअर कास्ट वगैरह इस टाइम पे भी उनको अलाउड नहीं रहता था हायर कास्ट के साथ में खाना. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि भले रिलीजन्स अलग अलग थे, उनकी प्रैक्टिसेस अलग अलग थी, लेकिन सोशल कंडीशन सबकी सेम थी. देयरफॉर द कंडीशन ऑफ मुस्लिम विमेन वाज सेम एज दैट ऑफ द हिंदू विमेन. इनको भी बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी. व्हाई? बिकॉज hardship had to be practiced because of the practices of पर्दा सिस्टम इनमें काफी ज्यादा प्रिविलेंट था. पॉलीगैमी मुस्लिम विमेन को भी बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती थी. एंड देयर वाज लैक ऑफ एजुकेशन. इनको भी एजुकेशन नहीं दी जाती थी. एंड देयर वाज नो राइट टू प्रॉपर्टी. तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कौन आए हमारे यहाँ पे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स. सो नाउ वील सी अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स.
लेक्चर के लिए आप लोग बोलते हैं कि मतलब पब्लिश कीजिए, बट इतना आप लोग मतलब कहाँ देखते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि इफ यू डोंट शो इंटरेस्ट सो वी विल ऑल्सो नॉट डू दैट मच हार्ड वर्क, राइट? जितना इंटरेस्ट आप दिखाओगे उतना ही हम करेंगे. द लेसन्स आर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर. तो अगर आपको मतलब इंटरेस्ट आता है, आप उस लेसन्स को एंजॉय करते हो, उतना शेयर करते हो, उतना लाइक करते हो, आप एक कमेंट, जैसे कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू कैन कमेंट, तो वी कैन सी द इंटरेस्ट, वी कैन सी योर पार्टिसिपेशन. तो हम भी उतना एफर्ट लगाते, द लेसन्स वुड बी मोर रेगुलर, मोर वेराइटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द चैनल, राइट? तो खैर देखते हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसके साथ में ही हमारे यहाँ पे आए थे क्रिश्चियन प्रीस्ट सबसे पहले. और इनका उस टाइम पे आने का मकसद क्या बताते थे? ताकि जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं क्रिश्चियंस के, क्योंकि अब वो आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, तो उनके रिलीजियस रिचुअल्स कौन परफॉर्म करेगा? तो क्रिश्चियन प्रीस्ट परफॉर्म करते थे, लाइक दोज रिलेटेड टू बैप्टिज्म एंड मैरिज, इनके बरियल्स के लिए, बैरियल्स एंड द चर्च सर्विस, ये सारी चीजों के लिए द क्रिश्चियन प्रीस्ट दे केम अलोंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन इन्होंने क्या शुरू कर दिया यहाँ पे आके? दे स्टार्टेड प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी प्रीच करने लगे थे एंड दे ओपन स्कूल्स वगैरह ये खोल के, मतलब बेसिकली प्रीच करना ही इनका मेन मकसद हो गया था, क्रिश्चियनिटी प्रीच करना, विच वर टू बी अटेंडेड बाय द इंडियन चिल्ड्रन. और ये जो मिशनरीज थे, दे स्टार्टेड, मतलब किस तरीके से प्रीच करने के इनके अलग अलग तरीके थे. जैसे स्कूल्स ओपन कर दिए, देन दे स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस एंड मैगजीन्स. तो इसके जरिए ये क्या कर रहे थे? दे वर डिसेमिनेटिंग द क्रिश्चियन प्रीसेप्ट्स एंड लिटरेचर. मेनली क्रिश्चियन जो जीसस के जैसे प्रीसेप्ट्स वगैरह हैं, जो क्रिश्चियन लिटरेचर है, वो सब डिसेमिनेट करने लगे. तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ? इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, जिसका फिर इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी और इकोनॉमी पे. कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि बेसिकली जो एजुकेशन यहाँ पे दी भी जा रही थी, वो जो ब्रिटिश पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए, जो हम बोलते हैं ना कि उस टाइम पे इंडियंस के अंदर है ना वो टेस्ट डेवलप करना था कि ब्रिटिश गुड्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको खरीदें. तो इनका बेसिकली खुद की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स थी, और वो टेस्ट वगैरह डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो इंग्लिश एजुकेशन ने किया था. सो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट सोसाइटी और इकोनॉमी पे पड़ा था. बट ऑल्सो देवर न्यू आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म, रैशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम. अब ये सोच के तो देखो ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली नहीं इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने अपने मकसद के लिए किया था. ठीक है, अब शुरू करते हैं अलग अलग रिफॉर्मर्स के बारे में देखना. सो फर्स्ट वन इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. कौन है? राजा राम मोहन रॉय. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू फर्स्टली, कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? हु गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा एंड व्हाई? ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो ही वॉज अ हार्बिंजर ऑफ मॉडर्न एज, जैसे मैंने आपको कहा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है इनको. एंड इन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस में मास्टरी कर ली थी. ही मास्टर्ड मैनी लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल ग्रीक एंड लैटिन ऑल्सो. तो ऑब्वियस सी बात है, जब खुद को नॉलेज होगी तभी फिर इंसान दूसरों को भी बांटता है. एंड ही साइटेड फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट. तो एक्चुअली में क्यों रिलीजियस टेक्स्ट से साइट करते थे? तो बात ये थी कि उस टाइम पे इंडिया में कई सारी जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, जो गलत प्रैक्टिसेस भी थी, उनको मतलब ये क्लेम कर देते थे लोग कि इनको रिलीजियस सैंक्शन मिला हुआ है, मतलब वेदों में और इन सब में ये चीजें लिखी हुई हैं. तो इन सैंक्शंस को गलत प्रूफ करने के लिए, इन क्लेम्स को गलत प्रूफ करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है रिलीजियस टेक्स्ट में, सो ही साइटेड द रिलीजियस टेक्स्ट. तो एग्जाम्पल इसका कौन सा था? जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज सती. सती क्या होता था कि जो विडो होती थी वो खुद को अपने डेड हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे जला देती थी. ओके, सो दिस वाज अ प्रैक्टिस विच वाज वेरी कॉमन इन बंगाल एंड राजस्थान.
बाद में पूरे इंडिया में ही काफी प्रिवलेंट हो गई थी। तो सबसे ज्यादा लेकिन बंगाल और राजस्थान में प्रिवलेंट थी। जो भी मतलब विडो रहती थी वो खुद को ऐसे जला देती थी। शी वुड इमोलेट हरसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को, कि ये गलत प्रैक्टिसेस हैं, इसको मतलब वो करने के लिए कि इनको कोई रिलीजियस सैंक्शन नहीं मिला है, ही वुड साइट द रिलीजियस टेक्स्ट। ही फाउंडेड आत्मीय सभा इन 1814, इन सम प्लेसेस इट्स 1815। एंड ये बेसिकली इसीलिए ही था कि मतलब आइडल वर्शिप वगैरह पॉलीथिज्म के अगेंस्ट था। एंड ही ऑल्सो फाउंडेड ब्रह्मो समाज, जिसका पहले नाम था ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो समाज in 1828. So he gave the via this Brahmo Samaj he gave the message of rationalism. रिफॉर्मर्स बार बार एक ही बात करेंगे, रैशनलिज्म, द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, जो सारे डिफेक्ट्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट बोलेंगे ना। देन जो इसके फॉलोअर्स रहते थे ब्रह्मो समाज के, दे वर्शिप्ड वन सुप्रीम गॉड। सो क्या प्रीच कर रहे थे? मोनोथिज्म। तो जो हिंदुइज्म में मतलब एक पॉलीथिज्म की प्रैक्टिस होती है उसके भी अगेंस्ट था ये, और जो क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटेरियनिज्म की एक प्रैक्टिस होती है उसके भी अगेंस्ट था ये, ठीक है। सो दे प्रीच्ड मोनोथिज्म एंड दे अपोज्ड आइडल वर्शिप, पॉलीथिज्म एंड रिचुअलिज्म। इन्होंने एजुकेशन में भी अपना फिर काफी ज्यादा योगदान दिया था। तो इन एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट। डेविड हेयर का मतलब जो कॉलेज खुला था हिंदू कॉलेज, उसमें इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था इन 1817। और इन्होंने खुद ने 1825 में ही स्टैब्लिश्ड वेदांता कॉलेज। वेदांता कॉलेज की क्या खास बात थी? यहाँ पे दोनों एजुकेशन दी जाती थी, दैट इज इंडियन लर्निंग एज वेल एज द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंटिफिक आइडियाज, ये दोनों यहाँ दिए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन प्रेस ऑल्सो इनकी एक आती थी वीकली संवाद कौमुदी, ये बंगाली वीकली थी संवाद कौमुदी। और इसके अलावा लिटरेचर इनका मेन देखें तो इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी थी, 1820 में आई थी ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनका अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। ओके, सो सेकंड वील सी अबाउट देवेंद्र नाथ गौर। सॉरी, देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 to 1905 में थे ये। सो ही सक्सीडेड, राजा राम मोहन रॉय को सक्सीड किया था एज ब्रह्मो लीडर। तो ऑब्वियस ही बात है, जो नया आएगा वो अपने कुछ नए फीचर्स भी लेकर आएगा। ही ऑल्दो प्रोपगेटेड हिज आइडियाज, बट इन्होंने फिर एक ब्रह्मो रिलीजन भी दिया था जिसको आज ब्रह्मोइज्म कहा जाता है। देन देयर वाज केशव चंद्र सेन, ये सब ब्रह्मो समाज से ही जुड़े हुए थे। तो केशव चंद्र सेन ने फिर लीडरशिप ले ली एंड बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, समाज को, ब्रह्मो समाज को थोड़ा अलग एक इसका विंग निकाल लिया। सो ही डेवलप्ड अ न्यू सोसाइटी इन 1866, दैट इज द भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज या फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये 1866 में किया। तो जो ओरिजिनल वाली थी उसका नाम फिर क्या हो गया पुरानी विंग का? इट वाज आदि ब्रह्मो समाज। तो इस तरीके से जो ब्रह्मो समाज था, इट बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल अवेकनिंग।
ये पहला ऑर्गेनाइज्ड व्हीकल था, मतलब रिफॉर्मेशन के लिए या फिर नेशनल अवेकनिंग के लिए। फाइन। नेक्स्ट वॉज प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो था इसका ये स्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे में बाय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ओके, सो दिस वाज इन 1867। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सोशल रिफॉर्म्स। किस तरीके के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे प्रार्थना समाज? बेसिकली ये वेस्टर्न रूप था ब्रह्मो समाज का ही, तो उसी तरीके के थोड़े बहुत रिफॉर्म्स थे। फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट डाइनिंग करवाने लगे थे, एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वर डन, देन विडो रीमैरिज वॉज डन। इस तरीके के सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। So basically they introduced improvement of the women as well as the depressed classes. इसी समाज से जुड़े हुए एक और व्यक्ति थे, ही वॉज महादेव गोविंद रनाडे, MG रनाडे। तो इनका कहना ये था कि अगर रिलीजन में रिजिडिटी रहेगी तो उससे फिर कोई भी सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है। रिलीजन की रिजिडिटी की वजह से देयर कुड बी नो सक्सेस इन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर। और ही ऑल्सो प्रीज्ड यूनिटी ऑफ गॉड and no idol worship and no caste system. So he was one of the founder of Pratna Samaj, and he also founded Pune सार्वजनिक सभा। याद रखना, ये सारी चीजें याद रखना, एकदम से आ जाता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैच द कॉलम में अक्सर आ जाता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। पूना सार्वजनिक सभा भी इन्होंने फाउंड की थी। एंड ही ऑल्सो एजुकेटेड हिज वाइफ रामाबाई। इनके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे, रामाबाई। सो शी लेटर बिकम डॉक्टर एंड फाउंडर ऑफ सेवा सदन। ओके, देन नेक्स्ट पर्सनैलिटी वॉज रामकृष्ण परमहंस। इनकी देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि दे नॉट ओनली एजुकेटेड देमसेल्फ, इफ दे वर मैरिड दे ऑल्सो एजुकेटेड देयर वाइव्स एज वेल। सो उसी तरीके से रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ थी शारदा देवी, ये इनकी स्पिरिचुअल पार्टनर थी, स्पिरिचुअल पार्टनर। ओके, तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का गदाधर चट्टोपाध्याय। एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉडेस काली, और प्रीस्ट भी थे ये, प्रीस्ट इन दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, दक्षिणेश्वर। ठीक है, अब जो रामकृष्ण मिशन आया, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। और यहाँ पे भी इनका पर्पस क्या था? टू रीजेनरेट द इंडियन सोसाइटी। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य थे, और उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन इन्होंने फाउंड किया, जिसका एम था टू रीजेनरेट द इंडियन सोसाइटी।
और ये क्या चीज़ एडवोकेट करते थे? वही लिबर्टी, फ्री थिंकिंग एंड इक्वालिटी। विवेकानंद के बारे में आपको वैसे ज़्यादातर चीज़ें पता ही होंगी। ही ऑल्सो एडवोकेटेड वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। देखो सेम चीज़ हर रिफॉर्मर बोलेगा, ऑल रिलीजन्स। देन ही गेव द वेदांता फिलोसफी, जो रामकृष्ण मिशन में फॉलो भी की जाती है, वेदांता फिलोसफी। So he said that it was the most rational system of thought. इसके बारे में आपको और अगर जानना हो ना, सांसद टीवी पे एक आता है इतिहासा, वहाँ पे आपको मतलब विवेकानंद का एक एपिसोड, इट इज़ हार्डली ऑफ लाइक 5-6 मिनट्स, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ओके, सो आई लाइक दैट सीरीज इतिहासा, तो अगर आप लोग को टाइम मिले तो डू वॉच इट। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर द रामकृष्ण मिशन एंड we read about Vivekanand. So next is the Theosophical Society. थियोसॉफिकल सोसाइटी में हमारे यहाँ पे मेन पार्ट किसने प्ले किया था? एनी बेसेंट। एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज एक्चुअली फाउंडेड बाय मैडम HP ब्लवत्स्की एंड कर्नल HS ऑलकॉट। ठीक है, और एनी बेसेंट जो थी, शी बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1907 ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। उस टाइम पे जो इसका हेड क्वार्टर था, इट वाज बेस्ड इन अदियार इन मद्रास। ओके, एंड शी प्रमोटेड दी, अब इन्होंने मेन क्या रोल प्ले किया इंडिया में, मतलब रिफॉर्मेशन के लिए। सो शी प्रमोटेड द स्टडीज ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजन्स, एंशिएंट इंडियन रिलीजन्स की स्टडी को प्रमोट किया। द ओल्ड फिलोसफीज एंड द डॉक्ट्रिन्स, right? And she also established Central Hindu School. Central Hindu School, इसको इन्होंने 1898 में बनारस में एस्टैब्लिश किया था। ये किस लिए था? एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए था। एंड शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट। Apart from the Central Hindu School, she was one of the founders of BHU. She was one of the founders of Banaras Hindu University. Central Hindu School establish किया था बनारस में 1898 में, and she was one of the founders of Banaras Hindu University. Okay. आई थिंक वील एंड दिस वीडियो हियर। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में और आगे क्या क्या टर्म्स आएंगे हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर द वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।